जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हमारे बीच में है कर्नल सौमित्रो दत्त, जो खुद अपने जीटीओ करियर के साथ आप लोगों के लिए लाए हैं कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोसीजर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप में से बहुत लोग जब हमारी पुरानी वीडियोस आई थी, आपने कहा था कि स्क्रीनिंग पे एक वीडियो बनाइए। तो कर्नल सौमित्रो दत्त सर अब आप लोगों के सामने स्क्रीनिंग की बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सर, जब हमने लास्ट वीडियो की सीरीज बनाई थी, आपने जीटीओ के बारे में बात किया था, तो बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स थे जो ये कह रहे थे कि पहले स्क्रीन इन हो जाए तब तो इन वीडियोस का मतलब है। जब हम स्क्रीन इन ही ना हो तो इन वीडियोस का क्या मतलब है? तो उन लोगों के इस क्वेश्चन में दम था, इसलिए हम लोग आज बैठे हैं। एंड वी वुड लाइक टू नो सर, व्हाट एग्जैक्टली इज स्क्रीनिंग प्रोसीजर? क्या है स्क्रीनिंग प्रोसीजर? ठीक है, आप सबको पता है कि एसएसबी के पूरे श्रृंखला के दो मुख्य भाग हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 इज जनरली रेफर टू एज स्क्रीनिंग। जी, माने भाग 1 स्क्रीनिंग। स्क्रीन का मतलब तो वैसे अगर बिल्कुल अनुवाद किया जाए तो पर्दा। तो यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनिंग का ये मतलब है कि ये देखना कि कौन से कैंडिडेट या अभ्यर्थियों को हमको ज़्यादा अच्छे से देखना है, कौन हमारे लिए ज़्यादा योग्य लग रहे हैं पहली दृष्टि में माने फर्स्ट व्यू में, फर्स्ट इंप्रेशन में कौन दिखता है कि हाँ इसमें दम है, देयर इज प्रॉमिस इन दिस कैंडिडेट एंड वी नीड टू look at him in a more detailed manner. Okay. So stage 1 is just a very cursory look, very broad brush look. So that is what is stage 1. माने स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि मोटे तौर पे देखना कि हाँ भैया ये जो है इनसे हमें लगता है कि कुछ इनमें दम है। तो दैट पहली बात तो ये हुई। अब आगे स्क्रीनिंग के भी दो मुख्य भाग हैं। फर्स्ट इज OIR, विच इज जनरली इंटेलिजेंस टेस्ट। आप सबको पता है, वर्बल नॉन वर्बल, उसका टाइमिंग वाइमिंग ये बहुत साधारण है, सबको पता है। दूसरे भाग में होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आगे आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? सर, स्क्रीनिंग में आपने बोला था एक सरसरी नज़र डालते हैं कैंडिडेट पे और देखते हैं कि ये फिट है कि नहीं आगे के प्रोसीजर्स में। तो सर इसमें तीनों एसेसर्स रहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल सही सर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि सबको वैसे भी पता होगा, कि PPDT शुरू होने से पहले डिटेल में समझाया जाता है, ब्रीफिंग दी जाती है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। इसके पहले भाग में आपको एक छवि, पिक्चर दिखाया जाता है, जो किसी जगह पे धुंधला होता है, कहीं पे बिल्कुल स्पष्ट होता है। आप उसको छोड़ दीजिए, उस पे निर्धारित आपको एक कहानी लिखनी होती है। यू हैव टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन वॉट एवर यू सी और यू परसीव। परसीव का मतलब जो आप समझते हैं, परसेप्शन। आपने कहानी लिख के 4 मिनट में दे दिया, फिर ब्रेक हो जाता है, आपको बाहर भेज दिया जाता है और वो लोग अपना काम करते हैं। काफ़ी देर के बाद वापस बुला के दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में जो आपने पूछा, तीनों एसेसर होते हैं, उपस्थित रहते हैं। पहले चरण में तो आपका लिखने का काम है, तो इसलिए तीनों एसेसर का वहाँ होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे। जो स्टोरी कैंडिडेट लिख रहा है सर, वो कॉपीज सबमिट हो रही हैं, क्या उन कॉपीज को तीनों एसेसर्स चेक कर रहे हैं? ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं, उसमें मैंने आपको बार बार बताया कि एसएसबी में आपसे कोई ऐसा काम नहीं कराया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत गंभीर प्रक्रिया है और आपको इसको उतना ही गंभीरता से लेना चाहिए। सर, अब प्रश्न विशेष कि आपने जो लिख के दिया, वट एवर यू हैव रिटन, whether it is read or not. The first question. Yes, every story is read, understood and thought over by every assessor. Each one is by turn goes through it, tries to understand the candidate based on the written work. आपके
लिखे हुए काम पे वो आपको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ठीक है सर। अब एक बार स्टोरी पढ़ ली एसेसर्स ने, फिर आपने कहा कैंडिडेट्स को बाहर भेजा गया होता है और उनको वापस बुलाया जाता है। वापस बुलाने के बाद क्या प्रोसेस है सर? वापस बुलाने के बाद ज़्यादातर आप सबको पता है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं, समूह बनाया जाता है। ये समूह 15 से 20 अभ्यर्थियों का हो सकता है और उसके बाद उनको दोबारा से निर्देश दिए जाते हैं, ब्रीफिंग दी जाती है कि ओके जेंटलमैन, नाउ ईच वन ऑफ यू इन योर टर्न विल नरेट द स्टोरी यू हैव रिटन। टाइम फॉर नरेशन इज 1 minute. If you have not been able to finish the story, you may complete it, but time shall remain 1 minute. After each one has narrated the story, मतलब क्रमवार जब सबने अपनी अपनी कहानी सुना दी है समूह को, उसके बाद डिस्कशन माने आपसी चर्चा शुरू होती है और शेष में उनको बताया जाता है कि आपको एक सामूहिक कहानी बनाना है। दैट इज द कंसेंसस पार्ट ऑफ इट। सर नरेशन पार्ट पे मैं आऊँगा। नरेशन पे अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट जब खड़ा होता है, नरेशन कर रहा होता है, इमीडिएटली उसको बोल दिया जाता है नेक्स्ट। अच्छा, अब इससे क्या 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 ये मतलब ले लें कि दैट स्टोरी जो कैंडिडेट बोल रहा है इट्स ऑफ नो यूज, बिल्कुल वाहियात स्टोरी है, या यूं कह लें कि ये टाइम सेविंग के लिए टेक्निक है? बहुत बड़े हद तक मेजॉरिटी केसेस में ये थोड़ा समय बचाने के लिए हो सकता है। अच्छा। जैसे ही एसेसर्स को इनपुट मिल गया है और वो संतुष्ट हो गए हैं और उन्हें समय बचाना है, अभ्यर्थी ज़्यादा है, तो वो नेक्स्ट कह सकते हैं। अच्छा, तो इसको इस तरीके से हमारे व्यूअर्स को परसीव नहीं करना चाहिए कि नेक्स्ट मतलब यार तुम्हारी चांस नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल मायूस मत होइए। आपने पूरे लगन से अपना काम करना है, पूरे विश्वास, आत्मविश्वास से यू हैव टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। सर थैंक यू सो मच सर। सर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आपने कहा नरेशन के बाद डिस्कशन होता है। एक कॉमन क्वेश्चन आपसे क्लासरूम में भी, एसएसबी के क्लासरूम में भी बच्चे पूछते हैं और ऑनलाइन भी एक सवाल हमेशा आता है कि सर इतना बड़ा फिश मार्केट हो जाता है, क्या करें उसके लिए? हाउ टू अवॉइड अ फिश मार्केट, या यूं कह लें अपनी पॉइंट्स को कैसे इनपुट दें उस फिश मार्केट में? अच्छा, अब जो भी वहाँ गया है वो सिलेक्ट होने के लिए गया है। कोई ये नहीं सोच के गया कि यार मैं रिजेक्ट होना चाहता हूँ। तो अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं सर तो आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। तो जब चारों जने एक साथ अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, बिकॉज ऑल 4 वांट टू गेट और ऑल 20 वांट टू गेट सिलेक्टेड एटलीस्ट तो क्लियर स्टेज 1, तो 4-5 लोग एक साथ बोलेंगे ही। जी बिल्कुल। तो फिश मार्केट बनना तय है, ये लगभग सबको पता है। अब फिश मार्केट बन गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाए कि अरे यार तुम लोग हल्ला मचा लो, जब मौका मिलेगा तब। नहीं, आप भी अपनी बात रखें सर और आप विश्वास रखिए कि आपकी बात सुनी गई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िश मार्केट में, हाँ ये भी नहीं कि फ़िश मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा उसी को लिया जाएगा, वो भी गलत है। फ़िश मार्केट बनेगा, उसको किस तरीके से नियंत्रण में करना है वो आप उन पे छोड़ दीजिए, वो लोग जानते हैं क्या करना है। आप अपना काम कीजिए। फ़िश मार्केट बना तो मायूस मत होइए, परंतु ये भी नहीं कि और ज़ोर से आप चिल्लाना शुरू करें कि भाई तू चिल्ला रहा है मैं और ज़ोर से चिल्लाऊंगा, वो सही रास्ता नहीं होगा। अच्छा सर, नरेशन हो गया, एक बार डिस्कशन हो गया, उसके बाद ग्रुप का कॉमन कंक्लूजन पे आना, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है सर। ये एक चुनौती या चैलेंज जैसे आपने कहा बिल्कुल है सर। कई बार ऐसा हो सकता है कि कंसेंसस माने आपका वो स्टोरी न बन पाए। सर क्या उस केस में वो पूरा ग्रुप वॉश आउट हो जाता है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये कंसेंसस ज़रूर बनना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण नहीं बनता है, सारों के मत एक जैसे नहीं होते हैं, मतभेद रह जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा ग्रुप आउट हो जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कोई संकेत अपने मन में मत रखिए। सर पीपीडीटी के चलते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस, कुछ
अपना तजुर्बा शेयर करना चाहेंगे, मतलब वो ट्रिक जिससे पीपीडीटी इजीली क्रैक हो जाए। नो डाउट्स आप क्लास में, त्रिशूल के क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, बट ओवरऑल मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई टिप्स आप दें जिससे बच्चों का पीपीडीटी का स्टेज का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ आपको कुछ सुझाव देने के लिए। आप अगर उसको मन में रख के उस तरीके से आप कहानी बनाने में सफल हो तो विश्वास है कि आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपकी कहानी, आप सबको पता है कि 4 मिनट का समय मिलेगा, उसमें आप ज़्यादा 10 और 15 सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। ये एक चुनौती है कि आपको 15 वाक्यों में या 10 वाक्यों में एक घटना, स्टोरी का मतलब एक घटना आपको तकरीबन बताना है। तो इट मस्ट हैव, ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शंस आर देयर कि एक मेन कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर ने उसको कुछ करना है, कुछ उसमें से निकल के आना चाहिए कि मेन कैरेक्टर में कुछ दम है करने का अपने आप है, और वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपका मेन कैरेक्टर बचपन से लेके बुढ़ापे तक इस तरीके की कहानी नहीं होनी चाहिए, और एनजीओ जैसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ बातें जो आप रखते हैं, वास्तविक कहानी होनी चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप डाल सकें तो आपकी कहानी दम हो जाएगी लगभग, हाँ, कुछ उसमें से समझ में आएगा। सर, कुछ ऐसा भी है कि हर स्टोरी में एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए? देखिए, सोच तो सकारात्मक होनी ही चाहिए सर। और हम कभी भी कोई काम करने जाते हैं तो हम तो समझते हैं कि हमें सफलता मिलनी चाहिए, तो वो तो सकारात्मक सोच हो गई। तो व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टोरी, देयर शुड बी अ पॉजिटिव आउटकम। आफ्टर ऑल, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व इट। बिल्कुल सही इफ बात। यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट, सो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट बीइंग अनसक्सेसफुल इज ऑल राइट। नो नो नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सकारात्मक होना चाहिए और पॉजिटिव नोट पे आपका कहानी खत्म होना चाहिए। सर, लास्ट क्वेश्चन वुड बी, आपने जब स्टार्ट किया था स्क्रीनिंग, आपने कहा था 2 पार्ट्स में है, एक है ये अपना ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा है पीपीडीटी। सर, स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हुआ है या जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हुआ है, उसमें ओआईआर और पीपीडीटी का दोनों का इक्वल वेटेज है या पीपीडीटी को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ओआईआर को कम वेटेज दिया जाता है? मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जो कुछ भी करवाया जा रहा है सबका एक मायने है। तो ये कभी न सोचिए कि मात्र ओआईआर के दम पे कोई स्क्रीन इन हो जाएगा या मात्र कहानी के दम पे कोई स्क्रीन इन हो जाएगा। दोनों को मिला के निर्णय लिया जाता है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो योर परफॉर्मेंस इन ओआईआर एज वेल एज पीपीडीटी हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल। असल में कुछ लोग ये कहते हैं सर, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम एयरफोर्स में जा रहे हैं तो वहाँ टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो वहाँ ओआईआर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन पीपीडीटी। ये अलग अलग थॉट प्रोसेस है जो यही बच्चे हम लोगों से पूछते हैं सर। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये भ्रम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आपस में बात करके उनको लगता है कि क्योंकि इंटेलिजेंस रेटिंग है तो अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे, आप बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छी बात है, आपको उतना ही वास्तविक होना पड़ेगा, उतना ही आपको सकारात्मक होना पड़ेगा और बाकी गुण भी आपके प्रदर्शित होने चाहिए। सिर्फ बुद्धि से, मात्र बुद्धि से नहीं चल पाएगा, बिकॉज दे वांट अ ऑलराउंडर काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। अदरवाइज दे वुडंट हैव गॉन इनटू such a long 5 days process. They would have just taken an intelligence test, made it more difficult, make it stage 1 intelligence and stage 2 intelligence. It is not so. ये आप लोगों का भ्रम है, या जो भी ऐसा समझता है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये भ्रम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, आपने मौका दिया। विश ऑल दी एस्पायरेंट्स ऑल द बेस्ट। सकारात्मक सोच और लगन, यही आपका सफलता का कुंजी रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थे कर्नल सौमित्रो दत्त, जो आपको लास्ट मिनट टिप दे गए कि पॉजिटिव अप्रोच रखो और डिटर्मिनेशन रखो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आने वाली एसएसबी के लिए अगर किसी प्रकार के टिप्स, सजेशंस कर्नल सौमित्रो दत्त से चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। सर खुद स्वयं उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।